देखो न्यू चैप्टर शुरू करते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। देखो फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि कोई एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो ऑर्गेनिज्म कैसे क्या चीज से क्या बनाते हैं, देन वो एक ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल बनते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो हमारे बॉडी में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक एक सेल एक साथ होते हैं, देन टिश्यू बनाते हैं। सेल मिला के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिला के बॉडी में बनाते हैं एक एक ऑर्गन, ऑर्गन मिला के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिला के एक साथ बनाते हैं एक बॉडी और एक इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल और एक पूरा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म, ये है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जिसमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, उसमें एक्चुअली बॉडी ट्रिलियन ट्रिलियन सेल से बना है। बहुत सारे सेल एक एक ग्रुप बना के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिला के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिला के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिला के एक पूरा इंडिविजुअल का बॉडी बनाते हैं। हम इस चैप्टर में सीखेंगे इस टिश्यू के बारे में कि एनिमल के बॉडी में कैसा कैसा टिश्यू होते हैं और क्या क्या फंक्शन है। तो इसके लिए हमें पहले टिश्यू का डेफिनेशन देखना है। टिश्यू किसको बोलेंगे, किसको हम टिश्यू बोल सकते हैं। बॉडी में बहुत सारा तो सेल है, सारे सेल कहीं पे भी अगर देखेंगे सारे सेल को एक साथ मिला के हम टिश्यू बोलेंगे। टिश्यू बोलने का क्या डेफिनेशन होना चाहिए। टिश्यू मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, हैविंग इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्लस हैव same origin plus perform a specific function। ठीक है, परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। देखो मतलब क्या है, टिश्यू का मतलब है क्या, पॉइंट फास्ट याद रखना है, ग्रुप ऑफ सेल, एक साथ बहुत सारा सेल प्रेजेंट होगा एक जगह में ऐसे। ठीक है, ये देखो ग्रुप ऑफ सेल, ये एक एक को हम एक एक सेल बोलेंगे। यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल कितना भी नंबर में हो जाए वो बात यहाँ पे नहीं है, बहुत सारा सेल एक साथ होगा। हैविंग इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मतलब ये दोनों सेल के बीच में यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये दोनों सेल के बीच में यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। ये देखो यहाँ कुछ मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स है याद रखना है, ऑल सेल्स ऑफ ए टिश्यू कैन शेयर। याद रखना है इसको कि एक टिश्यू के अंदर जितना सेल होते हैं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में जो भी कोई मटेरियल होगा वो मटेरियल उसके आसपास का कोई भी सेल क्या कर सकता है, आपस में शेयर कर सकता है। क्लियर हुआ। और ये कहां से आते हैं, ऑब्वियसली ये प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ऑफ दैट टिश्यू इटसेल्फ। ठीक है, मतलब क्या है, इस ग्रुप का जितना सेल है वही सेल सीक्रेट करते हैं इस मैट्रिक्स को। देन इस मैट्रिक्स में बहुत सारे कुछ होते हैं, न्यूट्रिएंट हो सकता है, सोचो इसको न्यूट्रिएंट मिला था, ये तो एक ही टिश्यू का पार्ट है तो ये न्यूट्रिएंट यहाँ पे छोड़ेगा एक्स्ट्रा। इसको सोचो नहीं मिला था, ये रो रहा था, तो ये इसको शेयर कर सकता है, ले सकता है, आपस में छोड़ेगा भी वही सेल, आपस में शेयर भी करेगा, उसके आसपास जो सेल है वही सेल। समझ में आया। दूसरा पॉइंट हो गया, ग्रुप ऑफ सेल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है। तीसरा देखो, सेम ऑरिजिन। सेम ऑरिजिन मतलब हमें थोड़ा पता है कि हमारे बॉडी में जो जर्म लेयर्स हैं, हमारे बॉडी में जो जर्म लेयर्स हैं, वो जर्म लेयर्स कितना है, तीनों है ना। हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक, हम समझ लेते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक का ही बात चल रहा है, समझ लेते हैं डिप्लोब्लास्टिक का भी होगा उन लोगों के बॉडी में जैसे टिश्यू है। ठीक है, जर्म लेयर क्या होते हैं, बाहर से होते हैं एक्टोडर्म,
बीच में होते हैं मेसोडर्म, ये मैंने एनिमल क्लासिफिकेशन में बता दिया, एंड थर्ड में होते हैं अंदर में एंडोडर्म, है ना, एंडोडर्म, ये तो तीनों होते हैं। ओरिजिन जो है, अगर इसको हम टिश्यू बोलेंगे तो इसका ओरिजिन जहां से होगा ऑब्वियसली ये तीनों बाकी का भी ओरिजिन वही लेयर से होना चाहिए। जब एक एम्ब्रायो मम्मी के बॉडी में डेवलप होते हैं, उन लोगों के बॉडी में जो यहाँ पे जर्म लेयर्स होते हैं, वो जर्म लेयर में ये एक एक जर्म लेयर स्पेसिफिक ऑर्गन, स्पेसिफिक टिश्यू बनाते हैं। तो अगर सोचो यहाँ पे ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, मान लिया कि ये वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें जितना सारा सेल होगा, सारे सेल कहाँ से बनेगा, मेसोडर्म से बनेगा। ठीक है, सारे सेलों को मेसोडर्म से बनना है। ऐसा नहीं कि ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसका एक सेल एक्टोडर्म से बना तो एक सेल एंडोडर्म से बन रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेम ओरिजिन होना चाहिए। मतलब समझ में आया इसका, सेम ओरिजिन का। नेक्स्ट बोला है परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ये ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल एक साथ मिला के एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। अगर ये कोई ग्लैंड्यूलर टिश्यू है तो उसमें सारे सेल किस में हेल्प करेगा, टच फील करने के लिए हेल्प करेगा, कि कोई सिक्रेशन देने में हेल्प करेगा, कुछ सिक्रेशन देने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक टिश्यू है तो उसमें जो सेल होगा, सारे सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। ठीक है, जैसे कि सोचो नर्वस सेल, नर्व सेल्स, ये कौन सा टिश्यू का पार्ट है, न्यूरॉन टिश्यू का पार्ट है। तो न्यूरॉन टिश्यू जो है वो न्यूरॉन टिश्यू किस में हेल्प करता है, कुछ सिक्रेशन में, मतलब सिक्रेशन तो करता है, लेकिन न्यूरॉन टिश्यू सोचो हार्मोन सिक्रेट करता है, नहीं, उसका काम क्या है, फील करना ना, मतलब बाहर एनवायरनमेंट के साथ कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्स को ठीक ठाक रखना। तो सारे सेल उसमें क्या करेगा, वही काम करेगा, स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। समझ में आया कि नहीं? चारों पॉइंट याद रखना है टिश्यू के लिए, ये है टिश्यू का डेफिनेशन। आगे चले, चलो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। कितना टाइप्स है, कैसे कैसे टाइप का टिश्यू हमारे बॉडी में मिलता है। टाइप्स ऑफ टिश्यू, देखो एनिमल की बॉडी में, ये सिर्फ ह्यूमन का बात नहीं है, एनिमल का है। ठीक है, पूरे एनिमल का हम पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। एनिमल में 4 टाइप का टिश्यू दिखता है, 1, 2, 3 एंड 4। फास्ट वाला टिश्यू हम पढ़ेंगे एक्टोडर्म, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है मस्क्यूलर, टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू। ठीक है, और है न्यूरल टिश्यू। ये चारों टाइप का टिश्यू हमारे बॉडी में दिखता है। ठीक है, इसके बारे में अब हमें डिटेल में बात करना है। उससे पहले हम यहाँ पे याद कर लेते हैं ओरिजिन कौन कौन सा है। अगर यही टिश्यू हम देखेंगे तो इन लोगों का ओरिजिन क्या क्या है। ठीक है, चलो यहाँ लिख लेते हैं ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन हुआ। अगर यहाँ पे देखेंगे कौन सा, ये एपिथेलियल टिश्यू, तो ये एपिथेलियल टिश्यू आए हैं फ्रॉम तीनों से, एक्टोडर्म से भी आ सकता है, मेसोडर्म से भी आ सकता है, एंड एंडोडर्म से भी आ सकता है। तीनों लेयर से ही एपिथेलियल टिश्यू बन सकता है। स्पेसिफिकली तुम्हें याद रखना पड़ेगा, कनेक्टिव टिश्यू कहाँ से आया, फ्रॉम मेसोडर्म। मेसोडर्म जो लेयर है, मेसोडर्मल लेयर से कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं। मस्क्यूलर टिश्यू कहाँ से बनते हैं, फ्रॉम, ये भी मेसोडर्म से बनते हैं। ये याद रखने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे छोटा सा ट्रिक लिख देते हैं मौसी मेरा मस्क्यूलर है, मतलब मौसी मतलब मेरा कोई मौसी, कोई आंटी होगी, और मस्क्यूलर मतलब है अच्छा, मौसी मतलब मेसोडर्म याद रखना है। ठीक है, और मस्क्यूलर मतलब जिसमें मसल बहुत ज्यादा है, तो मस्क्यूलर टिश्यू। ठीक है, मौसी मेरा मस्क्यूलर है, मतलब यहाँ पे मेसोडर्म, जो मस्क्यूलर टिश्यू है वो कहाँ से आए हैं, मेसोडर्म से। कनेक्टिव टिश्यू भी मेसोडर्म से आए हैं। थोड़ा सा इसका कोई ट्रिक नहीं है, एक एग्जाम्पल से याद रखना है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब हम याद रखेंगे बोन, ब्लड, ये सब कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और बोन, ब्लड ये सब मेसोडर्मल है ओरिजिन। ठीक है,
एपिथेलियल टिश्यू बॉडी के जहां जहां कवरिंग होगा, बाहर से भी अंदर से भी, उस जगह में एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। तो बोलो हमारे बॉडी में कितना ऐसा जगह है जहां पे कवरिंग है? ऑब्वियसली हमारे बॉडी का स्किन जो है वो एक कवरिंग है। बॉडी के अंदर देखेंगे तो कोई एक ऑर्गन का कवरिंग वो भी एपिथेलियल से बनेगा। ऑर्गन का कवरिंग, उसके अंदर भी तो क्या होगा? छोटा कैविटी होगा, उसके अंदर से भी कोई लाइनिंग है, मतलब जहां भी लाइनिंग होगा उसी लाइनिंग में एपिथेलियल टिश्यू होगा, अंदर से भी बाहर से भी। ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गन, ये एक ऑर्गन है, इसके बाहर से जो लाइनिंग है वही सिर्फ है। अगर ऐसे ये हॉलो है तो इसके अंदर से भी जो कोई कैविटी मतलब लाइनिंग होगा वो लाइनिंग भी एपिथेलियल टिश्यू से बनेगा। तो बहुत ज्यादा है, याद रखना है जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा नहीं मतलब बहुत ज्यादा जगह को कवर कर रहा है ना, इसलिए हम याद रखेंगे तीनों ही लेयर यहाँ पे मौजूद होगा। न्यूरल टिश्यू कैसे याद रखना है? फ्रॉम एक्टोडर्म। कैसे याद रखना है? इसको भी याद रखने का ट्रिक बता देते, नहीं तो भूल जाओगे। न्यूरल मतलब न्यूरॉन से हमें क्या समझ में आता है? हमें टच फीलिंग समझ में आता है ना। मतलब देखो हमें कोई अगर तुम्हें पीछे से अगर ऐसे करेगा तो तुम्हें महसूस होगा कि कोई मुझे बुला रहा है ना, कोई तुम्हें टच करेगा, या कोई हॉट कोई चीजों में तुम्हारा हाथ रख गया तो वहां पे क्या होगा? तुम्हें महसूस होगा कि यार हॉट है। कैसे समझ में आता है? बॉडी का बाहर से ना, बॉडी के बाहर से समझ में आता है, बस समझने के लिए बॉडी से बाहर से समझ में आता है टच फीलिंग। तो न्यूरॉन से हम याद रखेंगे टच, और टच से याद रखेंगे हम बॉडी के बाहर, और एक्टो मतलब होता है बाहर, है ना, ऐसे याद रखना है। एक्टोडर्म से बनता है न्यूरल टिश्यू, ठीक है। टच हमें कैसे महसूस होगा? इसी ऊपर से अगर हम हाथ रखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम टच कर रहे हैं। तो टच ये बॉडी का बाहर है, और बाहर मतलब बायो में एक्टो होता है, तो एक्टोडर्म मतलब न्यूरल टिश्यू। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी के बाहर ही मतलब टच होने में हेल्प करता है, न्यूरल टिश्यू का बहुत सारा अलग अलग पार्ट होता है, बस समझने के लिए याद रहेगा ये कौन सा टिश्यू कहाँ से बना है। चलो नेक्स्ट हम शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट एक नंबर में हम शुरू करते हैं एपिथेलियल टिश्यू, और एपिथेलियम भी बोल सकते हैं इसको, एपिथेलियम भी बोल सकते हैं इसको। चलो देखो पहला तो जहां जहां एपिथेलियल टिश्यू है सिर्फ कवरिंग प्रोवाइड करेगा, मेन है कवरिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये प्रोवाइड, इसका मेन कैरेक्टर आ जाएगा प्रोवाइड द कवरिंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, ऑफ बॉडी। बॉडी के कुछ कुछ पार्ट में कवरिंग बनाना ही इसका काम है। तो बोलो तो इसका बाहर मतलब इसका जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग में क्या क्या हो सकता है? इसका लाइनिंग में कोई एक जगह में कवरिंग है। अगर ये स्किन का कवरिंग है तो किसके साथ टच है? एनवायरनमेंट के साथ टच है। और अगर बॉडी के अंदर कहीं पे एपिथेलियल है तो बॉडी के अंदर कोई मैट्रिक्स के साथ टच है ना, तो ये शेयर करेगा, मतलब इसका जो मतलब आउटसाइड होगा, मतलब बोल सकते हैं इसका फ्री फेस जो है, ठीक है, बोल सकते हैं इट हैव फ्री फेस टू द एनवायरनमेंट और बॉडी फ्लूइड और मैट्रिक्स, है ना। या तो ये मैट्रिक्स के कांटेक्ट में आएगा, नहीं तो ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। देखो एक डायग्राम बना लेते पहले, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक डायग्राम पहले हम बना लेते हैं। देखो एपिथेलियल टिश्यू, पहले हम एक टिपिकल एपिथेलियल टिश्यू को समझते हैं, फिर हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स क्या है, कंपाउंड, ये सब में, ठीक है। नीचे एक स्ट्रक्चर होते हैं, ऊपर से ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने एक लाइन का दिखाया, एक लाइन का नहीं होता है, बहुत सारा लाइन का हो सकता है। न्यूक्लिएटेड है तो अंदर हम न्यूक्लियस भी ड्रॉ करेंगे। देखो एपिथेलियल टिश्यू ऐसे होता है, टिपिकल, बिल्कुल टिपिकल है ये। इसका बहुत सारा टाइप्स है, जो टाइप्स हम पढ़ेंगे। यहाँ जो ब्लू कलर का दिख रहा है विथ न्यूक्लिएटेड, ये सब हो जाएगा एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल टिश्यू का सेल्स। इतना सारा सेल मिला के टिश्यू बनाते हैं। तो नीचे क्या है, नीचे क्या है मैम? यहाँ पे नीचे ये है, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला जाता है इसको, ठीक है। ऊपर है एपिथेलियल टिश्यूज और एपिथेलियल टिश्यू का सेल, और नीचे होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इन दोनों का थोड़ा सा कनेक्शन सुन लो, इन दोनों का थोड़ा सा कनेक्शन सुन लो, इन दोनों का काम क्या है। देखो यहाँ जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, इस एपिथेलियल टिश्यू के पास लैक ऑफ ब्लड वेसल बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिथेलियल टिश्यू इज अवास्कुलर, क्वेश्चन में देते हैं
क्वेश्चन में देते हैं एपिथेलियल टिश्यू इज अवास्कुलर, हैव नो ब्लड वेसल, ठीक है, विथ देम, ठीक है। इस सेल के आसपास कोई ब्लड वेसल नहीं होता है। तो इसको सोचो, ब्लड वेसल का काम क्या होता है? ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड जाते हैं उसी के साथ साथ सिर्फ सेल नहीं जाते हैं, उसके साथ हार्मोन्स जाते हैं, उसके साथ न्यूट्रिएंट जाते हैं, बहुत सारा आयन जाते हैं, बहुत सारा मिनरल्स जाते हैं। और वो ब्लड वेसल के पास जब ब्लड वेसल के पास जब भी कोई टिश्यू होगा, बाय डिफ्यूजन उस टिश्यू को मिल जाते हैं, ये हमें पता है। अब इसके पास अगर कोई ऐसे ब्लड वेसल अगर नहीं रहेगा तो इसको न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा? ये तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन होके खत्म हो जाएगा ना। इसके लिए इसके नीचे जो बेसमेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ एक कनेक्शन बनाए हैं। क्या कनेक्शन बनाए हैं? देखो, ये एपिथेलियल टिश्यू कुछ सिक्रेशन डालते हैं और ये सिक्रेशन डाल के ऐसे एक लेयर बनाया। एक्चुअली ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसे बना? बाय द सिक्रेशन ऑफ एपिथेलियल सेल ही बना है, ठीक है। देन ये सिक्रेशन करके यहाँ पे क्या करके रखेगा? यहाँ स्टोर करके रखेगा और ये जो लेयर बना है इस लेयर का नाम दिया जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब जब जरूरत होगा ये सारे सेल का, न्यूट्रिएंट का या कुछ भी चीजों का, इसको फिर से वापस बैक में मिल जाएगा। यहाँ से यही न्यूट्रिएंट जो इसने स्टोर करके रखा था फिर से वापस इसको मिल जाएगा, यहाँ से फिर से ये वापस इसको यूज कर सकता है। समझ में आया दोनों का रिलेशन क्या है? ठीक है, दोनों का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। देखो तो यहाँ सेल को देख के क्या लग रहा है तुम्हें? ये सारे सेल थोड़ा सा कंपैक्टली पैक्ड है ना। देखो देखो यहाँ थोड़ा सा कंपैक्टली पास है ना सेल सारे। तो यहाँ पे है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, यहाँ है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। बहुत ज्यादा है कि कम है? क्या लग रहा है? कम है। क्वेश्चन ये आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन ये आते हैं, वेरी लो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्वेश्चन में देते हैं, ये याद रखना है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या बहुत ज्यादा होते हैं एपिथेलियल टिश्यू में? नो, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कम होते हैं, ब्लड सप्लाई नहीं होते बिकॉज इट इज अवास्कुलर है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का थोड़ा सा लिख के रखो, ठीक है। क्या है ये नॉन सेलुलर पार्ट है, ये है नॉन सेलुलर पार्ट। एक बात हो गया, इसमें कोई सेल नहीं होते। एपिथेलियल सेल में जैसे सेल है इंडिविजुअली, इसमें कोई सेल नहीं होते। ये कैसे बना? मेड अप ऑफ सिक्रेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स ने ही इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को बनाया है। तीसरा क्या याद रखना है? इसके पास कोई ब्लड वेसल नहीं होते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, इधर देखो बोर्ड में, इसके नीचे अगर हम देखेंगे ये देखो एपिथेलियल, ये तो पूरा एपिथेलियल टिश्यू बना। इस एपिथेलियल टिश्यू के नीचे ऑलवेज ब्लड वेसल रहता है। क्वेश्चन में देते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू के कहां पे ब्लड वेसल रहता है? दिस इज द ब्लड वेसल। किसके नीचे? बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे। तो देयर इज ब्लड वेसल बिलो द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसे क्वेश्चन देते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, अच्छा, ब्लड वेसल मतलब तुम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के रखो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सिर्फ ब्लड वेसल नहीं, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू इस एपिथेलियल टिश्यू के नीचे रहता है। मेनली ये ब्लड ही रहता है, इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन देते हैं कि इस एपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या रहते हैं? आंसर हो जाएगा सीधा कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं एपिथेलियल टिश्यू के नीचे। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यू रहता है, ठीक है। ये दोनों क्या एक दूसरे को शेयर कर रहा है? न्यूट्रिएंट शेयर कर रहा है। न्यूट्रिएंट शेयर कर रहा है, ठीक है। चलो अब चलेंगे हम एपिथेलियल टिश्यू का कुछ टाइप्स है वो देखने। हो गया, चलो नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू।
टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को एट फर्स्ट हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एट फर्स्ट हम एपिथेलियल टिश्यू को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। चलो यहीं पे करते हैं, दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। देखो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मतलब जिसमें ओनली एक ही लेयर होगा सेल का, ठीक है। ओनली वन लाइनिंग ऑफ सेल्स। दूसरा कहाँ कहाँ लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, कैसा फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, लाइनिंग ऑफ कोई भी डक्ट का, कोई भी ट्यूब का, ठीक है। फंक्शंस एज द लाइनिंग ऑफ एनी डक्ट ट्यूब। बॉडी में कोई भी ट्यूब है, कोई भी डक्ट है, उसके लाइनिंग में सिंपल एपिथेलियम टिश्यू दिखता है। और कैविटीज, बॉडी में कोई भी कहीं जगह कैविटीज कोई ऑर्गन के साथ है तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होगा। इसका एक डायग्राम देखेंगे तो कैसा होगा, अभी जो डायग्राम देखा था हमने वो एक्चुअली सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का ही डायग्राम मैंने बनाया था। ये देखो एक ही लाइनिंग, ठीक है। देखो एक ही है ना, लाइन में कितना सेल है, मतलब कितना लेयर का सेल है, एक ही है ना। और इसके नीचे क्या होना चाहिए, इसका दोस्त, इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन होना चाहिए, इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन होना चाहिए। ये हो जाएगा सिंपल एपिथेलियल सेल्स, टिश्यू का सेल्स। और नीचे क्या हो जाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, नीचे हो जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। समझ में आया। कंपाउंड का क्या होगा, कंपाउंड होगा बहुत सारा लाइनिंग का, ठीक है। मोर देन वन लाइनिंग हो सकता है इसमें क्या होगा, मोर देन वन सेल लेयर, एक से ज्यादा सेल लेयर्स प्रेजेंट होगा, एक से ज्यादा होगा। देखने में डिफरेंट टाइप का होता है, और मल्टी सेल लेयर भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका मेन काम है प्रोटेक्शन करना। सो प्रोटेक्टिव फंक्शन एज दे आर प्रेजेंट इन द स्किन, ऑन द स्किन में प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, डक्ट ट्यूब कैविटी के लाइनिंग में रहते हैं ना, तो इसका मेन काम होते हैं सिक्रेशन करना प्लस डिफ्यूजन में हेल्प करना, सिंपल का, ठीक है। सिंपल का मेन काम होते हैं सिक्रेशन, कोई भी चीजों को सिक्रेशन करना या तो डिफ्यूज करके देना, ये काम होते हैं इसका। और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम होते हैं प्रोटेक्शन देना, ठीक है। जहां रहेगा, जिसके लाइनिंग में रहेगा उस ऑर्गन को प्रोटेक्शन देगा। दोनों का डिफरेंस याद रखना है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस याद रखना है। कंपाउंड एपिथेलियल का मेन काम है प्रोटेक्शन देना, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम है किसमें हेल्प करना, सिक्रेशन, डिफ्यूजन, ये सब में हेल्प करना, ठीक है। कंपाउंड का एक डायग्राम देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इसमें जो सेल्स होते हैं वो एक लाइन का नहीं होते हैं, ये होते हैं ये क्या होते हैं, देखो बहुत सारा लाइनिंग का हो सकता है, मोर देन वन। ये एक लाइनिंग हो गया, इसके ऊपर से फिर और एक लाइनिंग हो सकता है, और लाइनिंग हो सकता है, ऐसे मल्टी सेलुलर, मल्टी लेयर्ड होगा। और इसके नीचे प्रेजेंट होगा, इसके नीचे प्रेजेंट होगा कौन सा, इसके नीचे प्रेजेंट होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसका ऊपर हो जाएगा ये एपिथेलियल, मतलब कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स। समझ में आया, दोनों का स्ट्रक्चर समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखो, हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में जाएंगे और इसका कुछ टाइप्स देखेंगे और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो देखेंगे। चलो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू।
टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का टाइप्स, बहुत सारा टाइप्स मिलता है इसमें। चलो एक एक देखेंगे और उसका डायग्राम भी देखेंगे। फर्स्ट आते हैं सिंपल स्क्वामस। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। एक तो देखो सेल लेयर कितना होगा, सिंगल। सेल लेयर कितना होगा, सिंगल, एक ही लाइनिंग का बनेगा ना। स्क्वामस एपिथेलियम में सेल का जो लाइनिंग है वो होते हैं, सेल का जो ऊपर सरफेस है वो होते हैं फ्लैटेंड, ठीक है। इसमें होता है फ्लैटेंड सेल सरफेस, मतलब देखने में कैसा होता है, नीचे अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, नीचे अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो इसके ऊपर जो एपिथेलियल स्क्वामस एपिथेलियल का सेल दिखेगा वो सेल ऐसे फ्लैटेंड सरफेस लेके बैठा होगा ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा स्क्वामस एपिथेलियम सेल और ये हो जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। दोनों ही टर्म याद रखना है। ठीक है, देखो फ्लैटेंड सेल सरफेस प्लस इरेगुलर हुआ ना, सरफेस एरिया इरेगुलर विथ इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर फेस और सरफेस, ठीक है। इसका मेन जो फंक्शन है क्वेश्चन में आते हैं VVI, इसका मेन फंक्शन है डिफ्यूजन में हेल्प करना, डिफ्यूज द मटेरियल, कुछ भी मटेरियल इसके आसपास सीक्रेट मतलब डिफ्यूज करने में हेल्प करता है। जैसे कि इसीलिए इसको डिफ्यूजन बाउंड्री भी बोला जाता है, डिफ्यूजन इसको बोला जाता है डिफ्यूजन बाउंड्री। देखो एक बाउंड्री, एक बात बताएंगे, दूसरा चैप्टर का भी एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये ध्यान से सुनो। अच्छा, थोड़ा सा हमें लंग के बारे में पता है, लंग्स ह्यूमन बीइंग का, ये तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाएंगे, फिर भी लंग्स के बारे में थोड़ा सा पता है हमें 11 में। लंग्स में क्या होता है, लंग्स इज मेड ऑफ बहुत ज्यादा लाखों छोटे छोटे एल्वियोलाई से बना है। तो वो एल्वियोलाई देखने में कैसा होता है, देखो यहाँ डायग्राम बनाते हैं, ये एल्वियोलाई जो है, ये एल्वियोलाई ऐसे छोटे छोटे ऐसे ट्यूब लाइक बल्ब लाइक होते हैं, एंड में थोड़ा सा सरफेस एरिया इंक्रीज होते हैं। अभी बस टिपिकली देखना है, ये जो लाइनिंग है वो बना है किससे, ये जो लाइनिंग है ना ये बना है स्क्वामस एपिथेलियम से, ये जो लाइनिंग है एक ही लाइनिंग का स्क्वामस एपिथेलियम से बना है, ठीक है। अब देखो ये हमारा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का ब्रीदिंग का चैप्टर है उसमें से भी एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ से। कोई भी एल्वियोलाई, तो हमें पता है एल्वियोलाई के आसपास क्या होते हैं, ब्लड वेसल होते कि नहीं होते, एल्वियोलाई के पास ना इसके आसपास ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं। तो चलो देखो सोचो ऐसे है ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल का ये रीजियन जो है, ब्लड वेसल 3 टाइप का होता है, एक है आर्टरी, दूसरा है कैपिलरी और तीसरा है वेन। आर्टरी और वेन जहां मिक्सअप होते हैं उस जगह में कैपिलरी बनाते हैं। आर्टरी का वॉल बहुत ज्यादा थिक होते हैं, वेन का भी होते हैं। क्या डिफरेंस है, क्या दोनों का लाइनिंग में डिफरेंस है, वो हम ब्लड सर्कुलेशन में जाके पढ़ेंगे। अभी बात यहाँ पे थोड़ा सा एक बार सुनो कि ये जो जगह है वो है कैपिलरी, और कैपिलरी का जो लाइनिंग है वो सबसे पतला होते हैं। क्यों पतला होते हैं, क्योंकि इसमें बस एक ही लाइनिंग होते हैं। जो हम अगर वेन और आर्टरी देखेंगे वहां देखेंगे बहुत सारा लाइनिंग है, तो यहां भी एक ही लाइनिंग का सेल होते हैं। ये भी एपिथेलियल टिश्यू है, मैंने क्या बोला था, लाइनिंग में, बॉडी में कहीं पे भी लाइनिंग है, बॉडी का इनर लाइनिंग हो, कोई ऑर्गन का लाइनिंग हो, कुछ भी जहां पे लाइनिंग होगा वहां पे कौन सा सेल प्रेजेंट होगा, एपिथेलियल टिश्यू का सेल प्रेजेंट होगा। तो ये भी तो लाइनिंग है ना, मैंने क्या बोला था, अंदर से भी अगर है तो वो भी होगा। तो ये जो है ये लाइनिंग दिख रही है, ये भी एपिथेलियल टिश्यू का है। नाम थोड़ा सा सिर्फ अलग है, सिर्फ नाम में थोड़ा सा अलग है, बाकी एपिथेलियल टिश्यू से ही बनते हैं। ये है एल्वियोलाई, ये है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ठीक है, ये लंग का एल्वियोलाई है। और ये जो सेल है इसको बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। और ये जो है ये कौन सा है, ये है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल ब्रैकेट में हम लिख लेंगे
ब्लड वेसल का कौन सा पार्ट है, ये है कैपिलरी, क्योंकि अगर हम आर्टरी या वेन देखने जाएंगे तो उसमें ऐसा एक लाइनिंग बिल्कुल नहीं दिखेगा, उसमें मसल का लाइनिंग दिखेगा, मोटा होगा। ये जो कैपिलरी का एक ही लाइनिंग है, ये भी स्क्वामस एपिथेलियम से ही बना है, लेकिन इसका नाम होते हैं एंडोथेलियम, इसको बोलते हैं एंडोथेलियम। अब देखो एंडोथेलियम, स्पेलिंग गलत है, एक सेकेंड, एंडोथेलियम, एंडोथेलियम, ठीक है। अब देखो एल्वियोलाई के अंदर क्या आते हैं, ऑक्सीजन आते हैं ना फ्रॉम मतलब बाहर से, तो ये ऑक्सीजन यहां से ब्लड वेसल में पहुंचता है कैसे, बीच में होता है इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको भी बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, इस रीजन को बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसका डिटेल अभी ज्यादा नहीं चाहिए, बस तुम्हें ये लाइनिंग समझना है कि एपिथेलियल लाइनिंग होते हैं। यहाँ ऑक्सीजन यहां से यहाँ जो आएगा, तो ये ऑक्सीजन कैसे आएगा, डिफ्यूशन से आएगा, ठीक है, ये कैसे आएगा, डिफ्यूशन से आएगा। और हमें पता है हम छोड़ते हैं कैसे, रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में, जब हम एक्सपायर करते हैं, एक्सपिरेशन के टाइम क्या छोड़ते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगा कैसे, ये देखो डिफ्यूशन करके ही जाएगा। तो डिफ्यूशन कैसे हुआ, ये स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई का और एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी का फंक्शन के लिए यहाँ पे मेनली डिफ्यूशन चलता है। तो जहां पे भी ऐसे स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू में रहेगा, वहां पे तुम्हें डिफ्यूशन करना है, इसका मेन फंक्शन दिखेगा। इसीलिए देते हैं क्वेश्चन में कहां कहां प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट हम लिख सकते हैं, प्रेजेंट ऑन द लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स एंड कैपिलरी वॉल, है ना, कैपिलरी के वॉल में भी ये एंडोथेलियम नाम से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लस और कहां प्रेजेंट होते हैं, एंड बाउमेन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन, बाउमेन कैप्सूल नेफ्रॉन का पार्ट है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ाएंगे इसका डिटेल में, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा स्ट्रक्चर होते हैं, उसका भी ऐसे एक ही लाइनिंग होते हैं, उसको बाउमेन कैप्सूल बोलते हैं। बाउमेन कैप्सूल कहाँ पे प्रेजेंट है, नेफ्रॉन में प्रेजेंट है, वहाँ उसका जो लाइनिंग है वो भी ऐसे ही स्क्वामस एपिथेलियम से ही बनते हैं, ठीक है, याद रहेगा स्क्वामस एपिथेलियम। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट एक हो गया सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम हो गया, अब है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, टाइप्स चल रहा है एपिथेलियम का। चलो सिंपल क्यूबॉइडल, दूसरा है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैसा दिखने में है, क्यूब लाइक है, सेल्स आर क्यूब लाइक, ठीक है, देखने में कैसा है, चलो एक डायग्राम बनाते हैं। ये देखो, ये सेल का लाइनिंग देखेंगे, क्यूब बनाना आते हैं हमें, क्यूब बनाना आते हैं ना, ऐसे ही करके क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, ये देखो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये देखो ऐसे, ठीक है, क्यूब लाइक देखने में है। एक बात इसका ये हो गया कि ये देखने में क्यूब लाइक है। इसके नीचे क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन होना चाहिए, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होना चाहिए बिल्कुल, और ये सब न्यूक्लिएटेड है तो न्यूक्लियस ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन में देते हैं कहां पे होते हैं और इसका मेन फंक्शन क्या है, ठीक है। सिक्रेशन करना एंड एब्जॉर्प्शन करना इसका मेन फंक्शन होते हैं। मेन फंक्शन है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मतलब कुछ चीज बाहर से ले लेना, सिक्रेशन मतलब है बॉडी के अंदर से छोड़ना, ये दोनों होते हैं क्यूबॉइडल का मेन फंक्शन। इसके साथ कहां पे प्रेजेंट होते हैं, क्वेश्चन में पूछता है, आंसर करना है। ट्यूब्यूलर पार्ट, डक्ट ऑफ ग्लैंड, ट्यूब्यूलर पार्ट जहां जहां होता है, कहां, प्रेजेंट इन द ट्यूब्यूलर पार्ट, जैसे कि एग्जांपल डक्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का डिटेल में पढ़ाएंगे, नेफ्रॉन का डक्ट कौन कौन होते हैं, अभी थोड़ा सा सुन लेते हैं, थोड़ा सा जितना भी ज्ञान है। डक्ट जो है उसको हम दो टाइप में, एक्चुअली तीन टाइप में डिवाइड करते हैं।
पीसीटी, डीसीटी और हेनली लूप। इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स मिलेगा पीसीटी में, डीसीटी में, ठीक है। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, ट्यूब्यूल। और डीसीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखने में थोड़ा सा टिपिकल, एक बार बना देते हैं 1 मिनट में। ये जो देखने में कैसा है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ना, तो ये नेफ्रॉन कैसा दिखता है, ये देखो यहाँ पे इसका बाउमन कैप्सूल का पार्ट होते हैं। देन ये देखो ये होते हैं बाउमन कैप्सूल के पास पीसीटी, हेनली लूप नीचे आते हैं। देन ये हेनली लूप का सेकेंड पार्ट, ये हो जाते हैं डीसीटी, हेनली लूप ये हो जाएगा है ऐसे डीसीटी, ये आ जाएगा कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में ऐसे, ठीक है। नेफ्रॉन का बस टिपिकल एक बार देखना है। पीसीटी कौन सा है? दिस इज द पीसीटी रीजन। ये जो है इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, और दिस रीजन इज कॉल्ड द डीसीटी, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर, ठीक है। इसका मेन फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं। मेन फंक्शन क्या है? सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वो भी थोड़ा सा बता देते हैं याद रखने के लिए। पीसीटी के आसपास ना ब्लड वेसल होते हैं, मतलब पूरा ही नेफ्रॉन के पास ब्लड वेसल तो प्रेजेंट होते हैं, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी बोलते हैं इसको। देखो इसके पास भी ब्लड वेसल होते हैं, इसके पास भी ब्लड वेसल होते हैं, इसके पास भी ब्लड वेसल होते हैं। एक ही ब्लड वेसल होते हैं बहुत सारा कैपिलरी बना के, वो डिटेल में बाद में समझाएंगे। यहाँ बस सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन जो इसका मेन काम है वो कैसे याद रखना है वो बस बता रही हूँ मैं, ठीक है, और कुछ नहीं। चलो देखो, यहां से कुछ चीज यहां जाना, यहां से इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। और यहां से कुछ चीज यहां आना ऐसे, इसको बोलते हैं सिक्रेशन। तो बस याद रखने के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ यहाँ पे होते हैं, बाकी बॉडी का दूसरा पार्ट भी हो सकता है। याद रखना है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन इस क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन होते हैं। और एक चीज याद रखना है, और एक छोटा सा चीज याद रखना है, वो है पीसीटी है तो पीसीटी विथ माइक्रोविल्ली। पीसीटी में कोई भी क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होगा तो ये हो जाएगा विथ माइक्रोविल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देते हैं, ये क्वेश्चन में देते हैं कि माइक्रो क्यूबॉइडल विथ माइक्रोविल्ली कौन सा पार्ट में प्रेजेंट है नेफ्रॉन का? आंसर होगा पीसीटी में। इसमें क्या है? विदाउट माइक्रोविल्ली, विदाउट माइक्रोविल्ली, माइक्रोविल्ली नहीं होते हैं। तो ये माइक्रोविल्ली होगा तो कैसा दिखेगा? माइक्रोविल्ली अगर प्रेजेंट है तो ये सेल ऐसा दिखेगा। थोड़ा सा देखो, ये सेल थोड़ा सा ऐसा दिखेगा। देखो क्यूबॉइडल को साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा ना, क्यूबॉइडल को साइड से देखेंगे तो थोड़ा ऐसा दिखेगा। तो ये सेल ऊपर से माइक्रोविल्ली होने के लिए यहाँ ऐसे 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 एक सेल हो गया, ऐसे 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 2 सेल हो गया। ये देखो ये विथ माइक्रोविल्ली, ठीक है। नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, नीचे है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये देखो ये हो गया विथ माइक्रोविल्ली, विथ माइक्रोविल्ली, विल्ली लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इधर देखेंगे, इधर देखेंगे डीसीटी में ये बस ऐसा ही दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा चौड़ा चौड़ा दिखेगा, ठीक है, ऐसे चौड़ा चौड़ा दिखेगा क्योंकि इसमें कोई माइक्रोविल्ली नहीं होते। ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन में देते हैं कि माइक्रोविल्ली कहाँ है और माइक्रोविल्ली कहाँ नहीं है क्यूबॉइडल में। याद रहेगा, याद रहेगा। कॉलमनर में चले, हो गया, दूसरा हो गया। नेक्स्ट चलेंगे कॉलमनर में। चलो नेक्स्ट चले। नेक्स्ट देखो, थर्ड में है कॉलमनर एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल है ना, सिंपल चल रहा है। मैंने यहाँ पे एक बार भी डबल लेयर लिखा सेल में नहीं, क्योंकि कौन सा चल रहा है? सिंपल चल रहा है। कॉलमनर और सिंपल कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। चलो देखो ये कहां पे रहता है? अच्छा, सेल्स जो है, सेल्स आर कॉलम लाइक। कॉलम मतलब देखने में कैसा होगा? ये थोड़ा सा एक ड्रॉ कर लेते हैं टिपिकल, थोड़ा सा पिक्चर दिमाग में रहेगा। ये देखो कॉलम मतलब ये सेल ऐसे लंबा लंबा कॉलम लाइक होते हैं, ये देखो ऐसे, ठीक है।
और इसका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट है, वो रहेगा इसमें नीचे, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस कहाँ रहता है? इसका न्यूक्लियस रहता है इसके बेस में। क्वेश्चन आते हैं कौन सा टिश्यू में न्यूक्लियस बेस में प्रेजेंट होते हैं? आंसर हो जाएगा कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में। तो क्या है? न्यूक्लियाई प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ सेल्स, ठीक है। कहां प्रेजेंट है? लाइनिंग ऑफ स्टोमक में दिखाई देगा, प्लस लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में दिखाई देता है, ठीक है। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में दिखाई देता है। इंटेस्टाइन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो ये इंटेस्टाइन अगर हम थोड़ा सा क्रॉस करके देखें, सोचो ये है इंटेस्टाइन का पार्ट मैंने ड्रॉ किया, तो इंटेस्टाइन का मेन काम क्या होता है? कौन बोलोगे? इंटेस्टाइन का मेन काम क्या होता है? इंटेस्टाइन के इस जगह ना ऐसे ऐसे ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं। और इस इंटेस्टाइन का इनर लाइनिंग देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि इनर लाइनिंग में कॉलमनर जो एपिथेलियल टिश्यू है, वो एपिथेलियल टिश्यू ऐसे, अच्छा पहले 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 तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये पता है सबको? हाँ, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये थोड़ा सा पता है। ये तुम्हारे नीट के सिलेबस से हटा दिया चैप्टर, फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये जो लाइनिंग है फिंगर लाइक, इसको बोलते हैं विल्ली, ठीक है। और इस विल्ली को देखेंगे तो ये विल्ली को देखा जाएगा तो ऐसे इसके विल्ली के लाइनिंग में ऐसे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और यहां इसके नीचे होते हैं ब्लड वेसल, इसके नीचे होते हैं ब्लड वेसल, ठीक है। इसके नीचे होते हैं ब्लड वेसल। चलो सोच लो यहाँ पे ब्लड वेसल है, ठीक है। और ये जो रीजन है ये है तुम्हारा ये कैविटी रीजन है ना, ये जो है इसका लुमेन। तो लुमेन में क्या आते हैं? लुमेन में आते हैं न्यूट्रिएंट, है ना। जो भी कुछ खाना हम खाते हैं वो डाइजेशन आफ्टर, जब डाइजेशन कंप्लीट होता है, डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है? इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। यहाँ पे रहते हैं इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट। अब इस न्यूट्रिएंट को क्या करना है? इस ब्लड वेसल के अंदर जाना है। तो बोलो ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग अगर ऐसा होगा तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर पाएगा, या ये लाइनिंग थोड़ा सा, अगर हम इसको काट के दिखाएंगे कि ये जो लाइनिंग है कहाँ गया, ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग थोड़ा सा ऐसा फ्लैट ना होके अगर ऐसा होगा तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। बोलो मुझे किस में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा? इसमें। इसीलिए ये कॉलमनरी है ना, कॉलमनरी है देखने में, लंबा लंबा जो होते हैं ना बीम लाइक, उसको बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। तो यहाँ बताओ मुझे, ये बेसमेंट हो गया, तो यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। जहां सरफेस एरिया इंक्रीज होते हैं वहां पे एब्जॉर्प्शन हो, सिक्रेशन हो, डिफ्यूजन हो ज्यादा होते हैं। इंटेस्टाइन में हमें ज्यादा न्यूट्रिएंट को ब्लड वेसल में भेजना है, इसीलिए यहाँ पे जो लाइनिंग ऑफ स्टोमक में जो दिखता है वो हो जाएगा, इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर, इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर, ठीक है। ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर मतलब ब्रश लाइक, ब्रश का जैसे होते हैं ना ऊंचा नीचा, ऐसे सरफेस एरिया इंक्रीज। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। क्वेश्चन में देगा कि ब्रश बॉर्डर इंटेस्टाइन के लाइनिंग में कौन सा होते हैं? सिंपल क्यूबॉइडल की ब्रश बॉर्डर? आंसर लिखना है हमें ब्रश बॉर्डर होता है, क्योंकि इसका विल्ली के साइड लाइनिंग में ये कौन सा देखा? ये सोचो मैंने यहां से यहां तक काट के देखा, ऐसे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? मतलब उल्टा हो गया, ब्लड वेसल उल्टा साइड में होगा, इस साइड में ऐसे। चलो ये रीजन को मैंने यहां पे काट के देखा, ठीक है। ये हो गया कॉलमनर। नेक्स्ट है सिलिएटेड एपिथेलियम। बॉडी के कहीं कहीं पे सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू भी दिखता है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट पेज में चलो। नेक्स्ट देखो, सिलिएटेड एपिथेलियम। इसका मतलब एपिथेलियल सेल के साथ सिलिया प्रेजेंट होगा। सिलिया ऑन द सरफेस ऑफ
अच्छा यहाँ पे लिख ले सकते हो एक लाइनिंग, ये टू इंक्रीज द सरफेस एरिया लिख लो, बाद में रिवीजन करने के टाइम याद आ जाएगा। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, ओके, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। सीलिया ऑन द सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स में सेलिया प्रेजेंट है। देखो इसके ऊपर डिपेंड करके ना इसको दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। कभी कभी होता है क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल है देन सिलिएटेड है। तो क्यूबॉइडल सेल अगर सिलिएटेड क्यूबॉइडल, सिलिएटेड क्यूबॉइडल, और ये हो जाएगा सिलिएटेड कॉलमनर, ऐसे हो सकता है ना। सेल अगर कॉलमनर देखने में है और सिलिया है तो ये देखने में कैसा होगा, ये कॉलम हो गया, कॉलमनर हो गया सेल, ठीक है। इसके नीचे बेसमेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखो इसका बेसमेंट भी है, इसका न्यूक्लियस बेस में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे सिलिया मौजूद होगा, ऐसे सिलिया मौजूद होगा। किस लिए, सिलिया का मेन काम क्या होता है बताते हैं अभी। और सिलिएटेड कॉलमनर क्यूबॉइडल है तो ये सेल देखने में थोड़ा ऐसा फ्लैट है, इसके नीचे बेसमेंट भी है, बेसमेंट भी है, न्यूक्लियस ऐसे बीच में है, और इसके ऊपर से यहाँ क्या है, सिलिया, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। अब सिलिया क्यों प्रेजेंट होता है, सिलिया का मेन काम क्या होता है। सिलिया अगर कोई ऑर्गेनिज्म का, ध्यान से सुन लो, कोई एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर है तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म को एक जगह से अलग जगह लेके जाने में हेल्प करेगा सिलिया। जैसे कि पैरामीशियम, छोटा सा बस जानकारी के लिए, पैरामीशियम ऐसे देखने में है, इसके पूरे बॉडी में ऐसे सिलिया है, तो इसको मूवमेंट करके दूसरा जगह में लेके जाना ही इसका मेन काम है। लेकिन अगर किसी के, अगर हमारे बॉडी में पूरे बॉडी के ऊपर से सिलिया होता तो उस सिलिया से हम एक जगह से एक जगह जाते हैं। लेकिन बॉडी के अंदर कोई एक पार्ट, जैसे कि कोई डाक्ट सुन लो, कोई डाक्ट, यहां अगर ऐसे कोई सेल है और इसके साथ साथ ऐसे सिलिया है तो इसका मेन काम होगा, इसके आसपास कुछ चीज है तो उसको धक्का मार के मूवमेंट में हेल्प करना, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे इसका मेन काम हो जाएगा। देखो ये तो बॉडी के अंदर है, ये हम एनिमल पढ़ रहे हैं तो एनिमल में कहीं पे हमने ऐसा नहीं पढ़ा कि बॉडी के ऊपर से सिलिया प्रेजेंट होगा ना, तो ये बॉडी के अंदर ही कोई पार्ट में सिलिया प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, सिलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सराउंडिंग पार्टिकल, कोई सराउंडिंग पार्टिकल्स है तो उसका मूवमेंट में हेल्प करना ही इस सिलिया का काम है। ये भी सेम काम है, फंक्शन क्या है, एक ही है, ठीक है। क्या लिख दूं यहाँ पे, अच्छा लिख देते हैं सेम एज सिलिएटेड क्यूबॉइडल फंक्शन, ठीक है। इसका भी फंक्शन क्या है, सेम एज सिलिएटेड क्यूबॉइडल, फंक्शन सेम है, सिर्फ देखने में अलग है, प्लस इसका प्रेजेंस हम देखेंगे तो प्रेजेंस में हमें भी डिफाइंड दिखाई देगा। यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, प्रेजेंस के ऊपर ये यहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर सिलिएटेड क्यूबॉइडल है तो याद रखना है, ये सिलिएटेड क्यूबॉइडल सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक का लोअर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब हमारा लंग्स के ऊपर जो ट्रैक होते हैं, ट्रैकिया, उसके अंदर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सब, उसमें अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये ओनली कहाँ होगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिलिएटेड एपिथेलियम। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये बॉडी के दो जगह प्रेजेंट होते, सुन लो, क्यूबॉइडल, और कहीं पे नहीं होते, कॉलमनर एपिथेलियल, सिलिएटेड कॉलमनर बॉडी के दो जगह में प्रेजेंट है। एक होगा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और एक होता है वो है फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब होगा तो मेल में होगा कि फीमेल में होगा, फीमेल में होगा। कैसे होते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट में हम डायग्राम को याद कर लेते हैं। फैलोपियन ट्यूब ऐसे देखने में होता है, दिस इज द यूटेरस रीजन, दिस इज द सर्विक्स एंड वेजाइना रीजन, है ना, ये हो गया एंडोमेट्रियम। यहाँ पे होते हैं हमारा क्या, ऐसे ओवरी। तो ओवरी से ओव्यूलेशन के बाद जब सेकेंडरी oocyte यहाँ पे निकल के आते हैं, हमारे बॉडी का ओवम, ह्यूमन बॉडी या कोई भी, बहुत सारे एनिमल में ओवम इज नॉन मोटाइल, इसको मूवमेंट नहीं होते। फैलोपियन ट्यूब तो ह्यूमन का ही बात चलेगा ना। तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब किसको पकड़ेगा,
ये इसको बोलते हैं फिम्बरी, है ना, डिटेल में पढ़ाएंगे फिम्बरी। तो ये फिम्बरी पहले क्या करेगा, इस सेकेंडरी oocyte को यहाँ पे रिसीव करेगा। अब रिसीव करने के बाद क्या होगा, दिस रीजन इज कॉल्ड द एम्प्यूलरी रीजन। तो इसको ना, इस सेकेंडरी oocyte को, दिस इज द सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte को कहाँ जाना है, एम्प्यूलरी रीजन में जाना है फॉर फर्टिलाइजेशन। स्पर्म यहाँ से आएगा, यहाँ तक जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन करेगा, है ना। तो इसीलिए ये सेकेंडरी oocyte को यहाँ से यहाँ तक चल के जाना है। ये तो स्पर्म नहीं है, स्पर्म के पास टेल था जिससे वो मूवमेंट करता है, लेकिन यहाँ पे तो ये ओवम है, मूवमेंट नहीं कर पाते, इसीलिए इसके लाइनिंग में यहाँ पे क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सिलिएटेड प्रेजेंट है। ऐसे इसका सिलिया है, करेगा क्या, इसका मूवमेंट चलेगा इधर से इधर। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte को ऐसे करके मूव करके एम्प्यूला में लेके जाना है, इसका मेन काम है। समझ में आया? इसीलिए हमें याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सिलिएटेड कॉलमनर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। मेल है तो ओनली एक ही पार्ट में प्रेजेंट होगा, आप लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फीमेल है तो दो जगह में प्रेजेंट होगा, बिल्कुल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड फैलोपियन ट्यूब, बोथ दोनों रीजन में प्रेजेंट होगा। समझ में आया है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, कुछ एपिथेलियल टिश्यू है जिसको बोलते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम है, एक तो ये टिश्यू मिला के क्या बनाएगा, टिश्यू सब मिला के मेक ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड बनाते हैं। और ग्लैंड का मेन काम क्या है, मेन फंक्शन देखेंगे तो मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका मेन फंक्शन है सिक्रेशन करना, है ना, इसका मेन फंक्शन हो जाता है सिक्रेशन करना। अब क्या सिक्रेशन करना, क्या सिक्रेट कर सकता है, बोलो, सिक्रेशन क्या क्या सिक्रेट कर सकता है, चलो हॉर्मोन्स, वेरी गुड, हॉर्मोन्स सिक्रेट कर सकता है। और क्या कर सकता है, एंजाइम्स, एंजाइम सिक्रेट कर सकता है। क्या यही दोनों सिक्रेट करता है, कान के अंदर सेरुमेन ग्लैंड होते हैं, जो सिबेसियस ग्लैंड होते हैं जो ऑयल सिक्रेट करते हैं, ठीक है ना, सेरुमेन सिक्रेट करते हैं, तो सेरुमेन सिक्रेट करेगा, वॉक्स बोलते हैं जिसको, ठीक है, ऑयल जो चिपचिपा सा होता है ना, ऑयल सिक्रेट करता है, ठीक है, प्लस और क्या सिक्रेट करेगा, स्वेट, वेरी गुड, स्वेट सिक्रेट करेगा, ठीक है ना, ये सब चीज सिक्रेट कर सकता है ऐसे ग्लैंड्यूलर टिश्यू का सेल्स। अब हम इस ग्लैंड्यूलर टिश्यू को देखेंगे टाइप्स, क्या क्या टाइप्स हो सकता है। पहले तो हम इसको दो टाइप में डिवाइड करेंगे, एक होगा यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर क्वेश्चन दे देते इसका एग्जांपल। यूनिसेलुलर ग्लैंड, कभी सोचा है हमने कि एक सेल भी एक ग्लैंड हो सकता है, दूसरा किसी का भी जरूरत नहीं है, एक सेल सिक्रेट कर सकता है कुछ चीज। और एक होगा ग्लैंड मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है, एक है यूनिसेलुलर ग्लैंड और दूसरा है मल्टी सेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड मतलब है एक ही सेल एक ग्लैंड बनाएगा, ओनली वन सेल मेक ग्लैंड, मेक ग्लैंड, ठीक है। और मल्टी सेलुलर, मल्टीपल सेल, मल्टीपल सेल बहुत सारा होगा, मल्टीपल सेल्स मेक ग्लैंड, अगर बहुत सारा सेल ग्लैंड बनाते हैं तो उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ठीक है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। अब आ जाओ इसका एक डायग्राम देखते हैं, इसका एक एग्जांपल एकदम दिमाग में छप लो, इसका एक एग्जांपल है गॉबलेट सेल, इसका एक एग्जांपल है गॉबलेट सेल। देखने में कैसा, गॉबलेट का मतलब होता है एक्चुअली वाइन पीने वाला कप, ऐसे दिखता है, ऐसे वाइन पीने वाला ऐसे होता है ना कप, इससे यहाँ से आए हैं इसका नाम गॉबलेट सेल। ये एक एक सेल गॉबलेट सेल, ये एक एक सेल डाइजेस्टिव सिस्टम के लाइनिंग में है स्टोमक के, तो इसको बोलते हैं गॉबलेट सेल। मल्टी सेलुलर में तो बहुत सारा आएगा ना, मल्टी सेलुलर में ग्लैंड दो टाइप का आ सकता है, ठीक है, चलो देख लेते हैं। इसमें दो टाइप का ग्लैंड आ सकता है, एक आ जाएगा एंडोक्राइन, चलो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, यहाँ जगह नहीं होगा, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में बताते हैं, इसमें बहुत सारा सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये जो गॉबलेट सेल है, इट इज वन टाइप ऑफ मॉडिफाइड कॉलमनर सेल, इट इज वन टाइप ऑफ मॉडिफाइड कॉलमनर सेल, मॉडिफाइड कॉलमनर सेल, लिख के रखो। चलो आगे, मल्टी सेलुलर का
थोड़ा सा टाइप्स बता देते हैं, आगे जाके फिर भी हम पढ़ेंगे, 11 का ही एंडोक्राइन का पार्ट है, वहाँ भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा याद करा देते हैं। मल्टी सेलुलर ग्लैंड को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक एंडोक्राइन, ठीक है, दूसरा एक्सोक्राइन, तीसरा होलोक्राइन। एंडोक्राइन का मेन काम क्या है बोलो तो? मेन दोनों फंक्शन है, मतलब 2 पॉइंट है इसका, बस 2 पॉइंट याद रखना है। एंडोक्राइन होगा तो याद रखना है नो डक्ट विद देम, ये सारे ग्लैंड के साथ कोई डक्ट नहीं होता है, विदाउट डक्ट। प्लस इसका सिक्रेशन पूछे तो इसका ओनली एक ही सिक्रेशन है, वो है हार्मोन से ज्यादा ये कुछ सिक्रेट नहीं कर पाते हैं। एक्सोक्राइन, अच्छा गॉबलेट सेल 1 टाइप ऑफ एक्सोक्राइन भी है, ये एंजाइम सिक्रेट करते हैं, ठीक है, 1 टाइप ऑफ एक्सोक्राइन भी है। और एक्सोक्राइन क्या करेगा, इसके साथ डक्ट जुड़ा होता है, डक्ट प्रेजेंट विथ देम, इन लोगों के साथ डक्ट प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, अगर क्वेश्चन पूछे इसका सिक्रेशन बताओ, क्या सिक्रेट कर पाते हैं ये, आंसर लिखना है एंजाइम, है ना, और कुछ नहीं। एंजाइम से ज्यादा और कुछ सिक्रेट कर सकता है एक्सोक्राइन? कर सकता है, ऑयल सिक्रेट कर सकता है, स्वेट सिक्रेट कर सकता है, ठीक है, स्वेट सिक्रेट कर सकता है, सीबम सिक्रेट कर सकता है। ये जो है ये सब एक्सोक्राइन से ही निकलता है, ठीक है, सब एक्सोक्राइन का काम है। वर्क्स, और होलोक्राइन का मतलब क्या है, हैव, इसका मतलब है, सुन लो कि होलोक्राइन मतलब हैव बोथ एंडोक्राइन फंक्शन एंड, मेरा स्पेलिंग का ऐसी की तैसी हो रहा है, देखो, फंक्शन, दे हैव बोथ एंडोक्राइन फंक्शन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन, अरे एक्सोक्राइन फंक्शन, ठीक है, मतलब एंडोक्राइन जैसा भी काम करते हैं, मतलब उसमें कुछ सेल है जो एंडोक्राइन जैसा है, कुछ सेल है जो एक्सोक्राइन जैसा है। तो हमें थोड़ा सा एग्जांपल याद रखना है होलोक्राइन का, जैसे कि पैनक्रियास, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी और ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, खत्म नहीं होगा। पैनक्रियास, इसमें एक्सोक्राइन का पार्ट होते हैं जैसे कि एसिनास सेल, और एंडोक्राइन का पार्ट होते हैं जिसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, उसका अल्फा बीटा सेल्स। और होता है गोनाड मतलब हमें पता है, गोनाड मतलब है टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है, टेस्टिस एंड ओवरी दोनों आते हैं गोनाड के अंदर, ये दोनों एग्जांपल हो जाएगा होलोक्राइन का। चलो पैनक्रियास का डिटेल हम पढ़ेंगे, ग्लैंड में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमें चले गैप जंक्शन, सॉरी सेल जंक्शंस। चलो सेल जंक्शन क्या है, सेल जंक्शन क्या है? सेल जंक्शन मतलब सेल टू सेल कनेक्शन, ठीक है, एक सेल से और एक सेल, एक टिश्यू के अंदर एक सेल के साथ और एक सेल का कनेक्शन जो जिससे बनते हैं उसको बोलते हैं सेल जंक्शन। इससे कम्युनिकेशन बेहतर होता है, ठीक है, मेनली और मोस्टली प्रेजेंट इन एपिथेलियल, जो अभी हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू, मेनली ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू में मेनली प्रेजेंट होते हैं, और रेयरली, बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, रेयरली इन मस्क्यूलर एंड न्यूरल, ठीक है, न्यूरल टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू में नो, ठीक है, मोस्टली प्रेजेंट इन एपिथेलियल, सबसे ज्यादा यहां मिलता है, और रेयरली प्रेजेंट इन द मस्क्यूलर एंड न्यूरल टिश्यू। तो इसका भी टाइप्स है कुछ, इसका भी कुछ टाइप्स है, एज पर एनसीईआरटी इसका टाइप्स पढ़ लेते हैं। इसका भी कुछ टाइप्स है, इसको 3 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि टाइट जंक्शन, दूसरा है
गैप जंक्शन, ठीक है, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, और एक है एडहेयरिंग जंक्शन। एडहेयरिंग जंक्शन। तुम्हें क्वेश्चन यहां से मेनली पूछा जाएगा फंक्शन बताओ और प्रेजेंस बताओ, कहां होते हैं और क्या फंक्शन है। मेनली क्वेश्चन यहां से पूछता है कि बताओ क्या फंक्शन है इसका। देखो अगर टाइट जंक्शन है वो देखने में कैसा होता है, देखो देखो टाइट जंक्शन मेनली एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ये बेसमेंट, ये देखो ये सेल, ठीक है, और ये जो सेल के बीच में दिख रहे हो, ये दोनों सेल के बीच में, ये दोनों सेल के बीच में, ये देखो यहां 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 टाइट जंक्शन होते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड टाइट जंक्शन। किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है, ठीक है। ऐसे जंक्शन सारे प्रोटीन से बनता है, ठीक है, मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से बनता है सम टाइप ऑफ। क्वेश्चन ये आएगा कि इसका मेन फंक्शन क्या है, ऐसे टाइटली पैक होने का क्या जरूरत था। हमें पता है कि एपिथेलियल जो टिश्यू है वो टाइटली पैक होते हैं ना एक दूसरे के साथ, इसीलिए इंटरसेलुलर जो मैट्रिक्स है वो प्रेजेंट ही नहीं होते, बहुत कम होते हैं। तो यह टाइट जंक्शन का क्या जरूरत है? सुनो, अगर सोचो यहां से कुछ चीज यहां लीक होना चाहते हैं तो ये लीक होने नहीं देगा। तो मेनली ये इसका काम है कि कोई भी चीज को लीक नहीं होने देते, टू ब्लॉक द लीकेज, ठीक है, टाइट जंक्शन का काम है। तो ये है टू ब्लॉक द लीकेज। कोई भी लीकेज होना चाहते, कोई भी सिक्रेशन जाना चाहते, मतलब दोनों सेल के बीच में से लीकेज होना चाहते, उसको रोकना ही इसका काम है। गैप जंक्शन देखने में कैसा है? गैप जंक्शन में सेल थोड़ा सा, ये एक सेल सोचो और यहां और एक सेल सोचो, ये दोनों के बीच में कुछ जंक्शन बनेगा। चलो, इन दोनों के बीच में कुछ प्रोटीन का चैनल बनेगा ऐसे, ठीक है। ये देखो, ये है प्रोटीन चैनल, प्रोटीन चैनल, और ये प्रोटीन चैनल से ये कुछ चीज अगर यहाँ पे सीक्रेट कर देना चाहते हैं तो दे सकता है, यहां से कुछ चीज देना चाहते हैं तो दे सकता है, ठीक है। इसका मेन कनेक्शन इन बिटवीन टू सेल किससे बना? प्रोटीन से बना, प्रोटीन चैनल, ठीक है। इसको बोलते हैं गैप जंक्शन। जो चैनल होगा ये चैनल भी मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये चैनल भी मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से ही बनता है, ये चैनल भी प्रोटीन से ही बनता है। ठीक है, कहां दिखता है? प्रेजेंट इन द न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू में। इसका और भी काम है, आयन को आने जाने देना, आयन ट्रांसफॉर्मेशन, आयन ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, और एक है एडहेयरिंग जंक्शन। एडहेयरिंग जंक्शन का मेन काम है टू एडहेयर, और एक साथ बाइंड करके रखना, टू बाइंड और एडहेयर द नेबर सेल, नेबर सेल एक दूसरे को पकड़ के रखता है। सोचो अगर ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये और एक सेल है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक तो इसके ऊपर से ऐसे बेल लगा होता है, ऐसे बेल लगा होता है प्रोटीन का, और इन दोनों के बीच में ऐसे कुछ प्रोटीन ने ऐसे जोड़ के रखा है, ठीक है। इस जंक्शन को बोलते हैं एडहेयरिंग जंक्शन। इसमें मेन काम होते हैं इसका क्या? सेल को पकड़ के रखना, सेल को टाइटली बाइंड करके रखना, ताकि वो मतलब होल्ड करके रखना, बाइंड और एडहेयर और होल्ड द आसपास का कोई सेल है तो उस सेल को, ठीक है। ठीक है, चलो ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू। चलो मस्कुलर टिश्यू को पढ़ लेते हैं। हो गया,
चलो नेक्स्ट देखो, मस्क्यूलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, मस्क्यूलर टिश्यू। फर्स्ट तो क्वेश्चन ये है कि मस्क्यूलर टिश्यू का ओरिजिन क्या है? ओरिजिन है कौन सा लेयर? बोलो। ओरिजिन है मॉसिमेरा मस्क्यूलर, मतलब मेसोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म लेयर। एक बात ये हो गया। दूसरा है मस्क्यूलर टिश्यू बनता किससे है? मस्क्यूलर टिश्यू बनते हैं जो सेल्स है उसको बोलते हैं मायोफाइबर, मेड अप ऑफ सेल्स, जो सेल्स को बोलते हैं मायोफाइबर, मायोफाइबर। और मायोफाइबर किससे बनते हैं? मायोफाइबर मेड अप ऑफ, मायोफाइबर मेड अप ऑफ मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट, मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट, मायोफिलामेंट, ठीक है। अगर देखेंगे कोई एक जगह में मसल को, तो इसका डिटेल तो हम इसमें पढ़ेंगे, मूवमेंट एंड लोकोमोशन का जो चैप्टर है 11 का, उसमें तो पढ़ेंगे डिटेल में। थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर ये कोई मसल है, सोचो ये मसल को अगर काटोगे तो मसल के अंदर ऐसे बंडल दिखाई देते हैं, ऐसे छोटे छोटे बंडल दिखाई देते हैं, व्हिच इज लाइंड बाय कनेक्टिव टिश्यू, कुछ टाइप का शीट से कनेक्टिव टिश्यू से बाइंडेड है। तो यहां अगर खोलेंगे हम, जैसे सिगरेट के पैकेट होते हैं ना, एग्जाम्पल बहुत घटिया है लेकिन फिर भी एक पैकेट के अंदर गोल 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 घुसाए होते हैं, तो वो गोल गोल लंबा लंबा ये जो है ये हो जाएगा मायोफाइबर, ठीक है, मायोफाइबर। मायोफाइबर है मेन सेल, ठीक है, मेन सेल। ये सेल के अंदर, ये सेल के अंदर अगर तुम फिर भी इसको थ्रेड जैसा खोलोगे ना, तो मसल को थ्रेड जैसा खोलोगे तो मायोफाइबर निकल के आएगा। मायोफाइबर को पकड़ के यहां से ऐसे खोलोगे तो यहां से इसका यूनिट निकल के आते हैं, यहां से इसका यूनिट निकाल के आते हैं। ये देखो इसके अंदर भी छोटे छोटे ऐसे निकल के आएगा, एक से ज्यादा, इसको बोलते हैं मायोफाइब्रिल। इसका डिटेल में इसका डायग्राम बना के मैं तुम्हें लोकोमोशन एंड मूवमेंट का चैप्टर में सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये एक सेल अगर ऐसा दिखोगे ना, ये मायो अगर फाइबर है, ये अगर मायोफाइबर है, मायोफाइबर है मतलब जो सेल है मेन वो सेल है, तो इसके अंदर ये यूनिट ऐसा दिखाई देते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे यूनिट दिखाई देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मायोफाइब्रिल, ठीक है। इसके साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म को इसको क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म बोलेंगे, क्योंकि मसल, दोनों मसल को समझाया जाता है जो दो चीज से, मायो मतलब भी मसल होता है और सार्को मतलब भी मायो होते हैं, ठीक है। ये सेल का, इस साइटोप्लाज्म को बोला जाएगा सार्कोप्लाज्म, और ये जो सेल का बाहर है इसको बोलेंगे सार्कोलेमा, सार्कोलेमा, लेमा मीन्स मेम्ब्रेन, ठीक है, सर्कुलर। ये एक सेल है। मसल, पूरे बॉडी का मसल का टाइप से डिफरेंट टाइप ऑफ, ये मैंने टिपिकल दिखाया। कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का चैप्टर में, मतलब लोकोमोशन में देखोगे ऐसे बीच बीच में होते हैं जेड लाइन, इसके बीच में इस रीजन को बोलते हैं सार्कोमेयर, और ये सार्कोमेयर ही कंट्रैक्शन का यूनिट होते हैं। सिर्फ ये बताएंगे यहाँ पे, ये है जेड लाइन, ये है जेड लाइन, इन दोनों के बीच का जो रीजन है इसको बोलते हैं सार्कोमेयर, सार्कोमेयर। और दिस सार्कोमेयर इज द यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन का मेन यूनिट यही होते हैं। ये छोटा होगा तो ही मसल छोटा होगा, ये बड़ा हो जाएगा तो मसल रिलैक्स हो जाएगा। इसका डिटेल हम पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर के लिए ये इसके बारे में समझना इतना काफी है, क्योंकि मेन इस चैप्टर में जो दिया है वो है मस्कुलर टिश्यू का टाइप्स। बॉडी में, एनिमल के बॉडी में कितने टाइप का मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हो सकता है। हो गया, चलो आज सिर्फ हम लोग टाइप्स बताएंगे, टाइप्स का डिटेल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो मस्कुलर टिश्यू का टाइप्स, इसको 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक है फर्स्ट है स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। दूसरा है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल को हम लोग विजरल मसल भी कह सकते हैं। विजरल मसल बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गेन के साथ जुड़ा हुआ। और एक है कार्डियक मसल। आज बस इसका प्रेजेंस बताएंगे, इसका डिटेल, इसका डायग्राम, सेल कैसे दिखने में होते हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। स्केलेटल मसल जो है वो है मसल्स कनेक्टेड विथ
स्केलिटन, और हमें पता है स्केलिटन मतलब है बोन नहीं तो कार्टिलेज, है ना, बोन और कार्टिलेज से बना होता है ना। तो एक्चुअली बॉडी का बोन के साथ मतलब स्केलिटन के साथ, हड्डियों के साथ जुड़ा होता है जो मसल, उसको बोलते हैं स्केलिटल मसल। इसका मेन काम क्या होता है? मूवमेंट में हेल्प करना। मेन हेल्प इसका है लोकोमोशन एंड हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करना। दूसरा स्मूथ मसल, अच्छा और एक बात है, इसको हम खुद अपने इच्छा से मूवमेंट करा सकते हैं, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं वॉलेंटरी मसल। वॉलेंटरी मसल, वॉलेंटरी मसल मतलब होता है जो हम हमारे इच्छा से मूवमेंट कर सकते हैं, वॉलेंटरी का मतलब। और स्मूथ मसल जो है ये मसल, ये है मसल कनेक्टेड विथ इनर ऑर्गन, बॉडी के इनर और विजिबल ऑर्गन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, ओके। इसका डिफरेंट पार्ट का डिफरेंट फंक्शन है, वो बाद में और भी है, इसका डिटेल में बताएंगे। ये होते हैं इनवॉलेंटरी, ये होते हैं इनवॉलेंटरी क्योंकि हम हमारे इच्छा से इसको मूवमेंट नहीं करा सकते हैं। जैसे कि स्टोमक के लाइनिंग में जो मसल है, हम एक बार खाना खा लिया, मतलब एक बार हमने स्वॉलो कर लिया, डिग्लूटेशन कर लिया यहाँ से, तो हमें पता चलता है कि कैसे वो मसल इंटेस्टाइन के अंदर से जा रहा है, कैसे ईसोफेगस के अंदर से जा रहे हैं, कैसे स्टोमक के अंदर से जा रहे हैं, हमें नहीं महसूस होता है, इसलिए ये इनवॉलेंटरी, हमारी इच्छा से नहीं चलता है। कार्डियक जो है ये प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, इन हार्ट। ये किसी का नहीं सुनेगा, ये बस अपना सुनेगा। जब तक इसको चलना है तब तक हम लोग जिंदा हैं, जब तक खत्म हो जाएगा चलना हम खत्म हो जाएंगे। कार्डियक मसल जो है ये हार्ट में, हार्ट का मसल को कार्डियक मसल बोलते हैं। ऑब्वियसली ये इनवॉलेंटरी है, इनवॉलेंटरी है, हमारे सीएनएस से डायरेक्टली हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कंट्रोल करने के लिए इसका खुद का मसल है, इसलिए हमारा हार्ट को मायोजेनिक मसल बोला जाता है। हार्ट के पास जो मसल है पैच ऑफ सेल एसे नोड, वहां से इसका कंट्रैक्शन शुरू होते हैं। इसका डिटेल हम पढ़ेंगे बाद में। ये समझ में आया टाइप्स? इसका डिटेल अभी भी बाकी है, क्लास का टाइम खत्म हो गया है। इसका डिटेल स्केलेटल मसल का एक एक सेल कैसा दिखता है उसका जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।